साल 2000 प्रयागराज की पुलिस यानी कि उस समय जो इलाहाबाद की पुलिस थी, एक पत्रकार के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इस मर्डर केस का जो एक प्राइम सस्पेक्ट था, उसके घर में पुलिस वाले पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले उसके घर में पहुंचते हैं तो वो वहां पर उसके घर की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। वो वहां पर रखा हुआ पूरा सामान चेक करते हैं, बिस्तर एक एक चेक करते हैं, कपड़े चेक करते हैं, अलमारी चेक करते हैं। और इसी बीच में उनके हाथ में एक डायरी आ जाती है। जब पुलिस वाले उस डायरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो जो पुलिस वाला उस डायरी को पढ़ रहा था, उसके होश उड़ जाते हैं। उस डायरी के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उसको पढ़ने के बाद वो कांपने लगता है और ये डायरी दूसरे अपने पुलिस वाले साथी को दे देता है। जब दूसरा व्यक्ति भी उस डायरी को पढ़ता है तो उसके हाथ पैर भी कांप जाते हैं। अब ऐसा क्या लिखा हुआ था इस डायरी के अंदर? इस डायरी के अंदर कुछ ऐसा लगा हुआ था जो इंगित कर रहा था कि यह डायरी जिसने भी लिखी है वह एक सीरियल किलर है और उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 मर्डर कर रखे हैं। क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूं वह एक सीरियल किलर है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह छोटी छोटी बातों पर ही लोगों की हत्याएं कर देता था और हत्याएं ऐसे करता था कि वो उनके टुकड़े कर देता था। टुकड़े करने के बाद उनके शरीर के मांस को खा जाता था और उनकी खोपड़ी को उबाल करके उसका सूप पीता था। यानी कि यह एक नरभक्षी सीरियल किलर था। तो जानेंगे सब कुछ इस व्यक्ति के बारे में आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज के हिनौता गांव का रहने वाला राम निरंजन वहां के नैनी शहर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 4th ग्रेड का कर्मचारी था, लेकिन वह शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था और इसी वजह से जो उसके गांव के लोग थे वो उससे डरते थे और उसका खौफ चारों ओर रहता था, क्योंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था और लोगों को डर यही बना रहता था कि ये बंदा पता नहीं कौन सा अपराध कर दे, ये हमारे परिवार वालों के साथ कुछ ना कर दे। और इसी वजह से 1998 में उसके ऊपर एक व्यक्ति के मर्डर करने का आरोप लगता है कि उसने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। जैसे जैसे राम निरंजन का आसपास के लोगों में डर का खौफ बन जाता है, आसपास के लोग उसको राजा कह करके बुलाने लगते हैं, क्योंकि वह कोल समाज को बिलोंग करता था और इसी वजह से जो उसके जान पहचान के लोग थे और गांव वाले थे उसको राजा कोलंदर के नाम से कहने लगते हैं, यानी कि उसको राजा कोलंदर का नाम दे देते हैं। और अब राम निरंजन राजा कोलंदर के नाम से जाना जाने लगता था। लेकिन वह एक सन की प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसको ऐसा लगता था कि वह जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है उसको सजा देना उसका काम है और इसी वजह से उसने आगे चल करके कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन सन की किस्म का आदमी था। उसने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी रखा था, वहीं अपने 2 बेटों के नाम अदालत और जमानत रखा था, जबकि बेटी का नाम आंदोलन रखा था। इस प्रकार के बड़े अजीबोगरीब नाम उसने अपने परिवार के लोगों के रख रखे थे और उसकी सनक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वह जिस व्यक्ति से भी मिलता था और उससे कुछ भी खुन्नस हो जाती थी तो उसको वो हानि पहुंचाने की मन में ठान लेता था और बाद में उसके साथ गलत काम जरूर करता था। इसी बीच 14 दिसंबर साल 2000 का समय था। प्रयागराज की पुलिस को एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की लाश मिलती है। लाश इतनी भयानक कंडीशन में थी कि उसको जब पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी लोग बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति की इतनी बुरी तरीके से हत्या किसने की है। यानी कि उस व्यक्ति का जो शव था बिल्कुल छत पे छत था, उसका लिंग और सर काट दिया गया था और धड़ को कहीं और फेंक दिया गया था। यानी कितनी बुरी कंडीशन में प्रयागराज पुलिस को वो लाश मिली थी। और जब पुलिस को यह लाश मिलती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और उनको पता चलता है कि यह लाश जो है वह हमारे लोकल के जो पत्रकार है धीरेन्द्र सिंह उनकी है। और जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो धीरे इन्वेस्टिगेशन करते करते पहुंच जाते हैं राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन के पास और सबसे पहले उसके घर में पहुंचते हैं और उसके घर की तलाशी को लेते हैं। जब वो लोग घर की तलाशी को ले रहे थे तो वो एक एक सामान चेक करते हैं, बिस्तर चेक करते हैं, उनके घर में जितना भी सामान था उसको चेक करते हैं और इसी बीच में पुलिस वालों को एक डायरी मिलती है। जब पुलिस वाले उस डायरी को पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था कि कैसे इस व्यक्ति ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 मर्डर किए हैं और कारण भी लिखा हुआ था कि कैसे मारा गया है, मारने के बाद डेड बॉडी के साथ क्या किया गया है, उसको कहाँ फेंका गया है और सब कहानी ऐसी उसमें लिखी हुई थी। जब पुलिस वाले इस पूरी घटना को उस डायरी के अंदर पढ़ते हैं तो शुरू में तो उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो इस डायरी को अपने दूसरे साथियों को पढ़ने के लिए देते हैं तो वो भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि
कोई व्यक्ति इस तरीके से ऐसे कांड कैसे कर सकता है और सब कुछ इस डायरी में लिख सकता है। और इसके बाद जब पुलिस वालों को शक होता है तो वो लोग उस फार्म हाउस में पहुंचते हैं जिसके बारे में इस डायरी में लिखा हुआ था कि वहां पर इन लोगों की बॉडी छिपाई गई हैं जिन लोगों को मारा गया है। पुलिस वाले उस फार्म हाउस में पहुंचते हैं, वो भी प्रयागराज में ही था, और फार्म हाउस में पहुंच करके वहां पर चेकिंग करते हैं और वहां से उनको एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 लोगों के नरबुंड मिलते हैं। इसके बाद पुलिस वाले तुरंत राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको लेकर के पुलिस थाने आ जाते हैं और इसके बाद उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि क्या तुमने ही धीरेंद्र सिंह की हत्या की है, क्योंकि अब उनको तो बिल्कुल विश्वास हो गया था, क्योंकि डायरी में ऐसे लिखा हुआ था कि धीरेंद्र सिंह तो चलो आप एक साइड में रखो, उससे पहले इसने 14 लोगों की हत्या कर दी है। और जब वो लोग कड़ाई से उससे पूछताछ करते हैं तो राजा कोलंदर बताता है कि हाँ, मैंने धीरेंद्र सिंह की हत्या की है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया उसको मारने के पीछे का क्या कारण था। तो वह बताता है कि धीरेंद्र सिंह के जो भाई हैं उसने उनकी किसी केस को लेकर के उसके ऊपर एफआईआर करा दी थी और इसी वजह से उसने बिल्कुल ये ठान लिया था कि अब वो धीरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार देगा। इसी बीच जाड़े का समय था और वह धीरेंद्र सिंह को अपने घर में बुलाता है फार्म हाउस में। वहाँ पर जाड़े का समय था तो अलाव जल रहा था और सभी लोग वहाँ पर आग ताप रहे थे। इसी बीच में राजा कुलंदर का जो साला था वच्छराज, वो पीछे से आता है और धीरेंद्र सिंह को गोली मार देता है। गोली लगते ही उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है और इसके बाद जो वह बताता है उसको सुन करके पुलिस वालों के दिमाग बिल्कुल सन्ने रह जाते हैं। वह बताता है कि हम लोगों ने धीरेंद्र सिंह की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, उसका जो सर था धड़ से अलग कर दिया था, उसका लिंग भी काट दिया गया। पत्रकार धीरेंद्र सिंह के लिंग और धड़ को उसने खेत में ही अपने गाड़ दिया था और वहीं उनका जो सर था उसको ले जाकर के एक तालाब में फेंक दिया था। ये सब कहानी जब पुलिस वालों को पता चलती है तो उनका दिमाग बिल्कुल सन्न रह जाता है कि अरे भैया ये किस तरीके का आदमी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर को पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या का आरोपी मानते हुए साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी माना कि उन 14 लोगों के बारे में जो कि डायरी में लिखा हुआ था उनका भी हत्या का आरोप राजा कुलंदर के ऊपर रखा और इसके बाद उन्होंने राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा दी और उन्होंने कहा यह अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। राजा कुलंदर के ऊपर पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के आरोप का केस कोर्ट में लगभग 12 सालों तक चला और इस बीच में जो जितना भी टाइम था उस पूरे समय के लिए वो उन्नाव की जेल में बंद रहा। लेकिन इसके साथ साथ जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उनको एक और मर्डर केस के बारे में पता चला जो कि साल 2000 में किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से उस समय इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। लेकिन जब धीरेंद्र सिंह के मर्डर केस की जांच कर रहे थे पुलिस वाले और जब उन्होंने राजा कुलंदर का जो फार्म हाउस है प्रयागराज में उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां पर से उनको एक कोर्ट मिलता है और उस कोर्ट में जो एक पर्ची लगी हुई थी वो रायबरेली की थी। इसके साथ साथ वहां पर एक सुमो भी खड़ी हुई थी जो कि राजा कुलंदर की नहीं थी बल्कि उसकी थी जिसकी उसने 12 साल पहले हत्या कर दी थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उसका कुछ भी नहीं हो पाया था। तो इसके बाद पुलिस वाले उस केस को ओपन करते हैं और उसकी कार्रवाई शुरू होती है और इसी केस को लेकर के लखनऊ के एडीजे कोर्ट ने एक बार फिर से राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी कि राजा कुलंदर को साल 2001 से लेकर साल 2025 के बीच में 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दे चुकी है। तो अब ये दूसरा केस क्या था और जिसके बारे में धीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पता चला और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में भी राजा कुलंदर को अपराधी पाया और उसके बाद लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने उसको फिर से उम्र कैद की सजा दी। तो इस पूरे केस की कहानी को समझने के लिए आपको मैं एक बार फिर से लेकर के चलता हूँ साल 2000 में। तो साल 2000 का समय था। मनोज कुमार सिंह जो रायबरेली का रहने वाला था वह रीवा से लखनऊ के लिए निकलता है और उसके साथ उसका ड्राइवर था रवि श्रीवास्तव। वो लोग अपनी टाटा सुमो गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए लखनऊ जा रहे थे। जब वो सर्विसिंग गाड़ी के करा लेते हैं तो वो वापस आ रहे थे और जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में 4 बाग स्टेशन था, वहाँ पर रास्ते में 3 लोग मिलते हैं। इसमें एक महिला होती है और 2 पुरुष होते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि भाई हमको तुम प्रयागराज छोड़ दो। तो वो कहता है ठीक है हम प्रयागराज छोड़ देते हैं और इसके बाद वो लोग 1500 रुपये में उस गाड़ी को बुक करते हैं। यानी कि मनोज कुमार सिंह की जो गाड़ी थी वो 1500 रुपये में ये 3 लोग बुक करते हैं। बुक करने के बाद वो लोग लखनऊ से निकल पड़ते हैं प्रयागराज के लिए, क्योंकि उस समय सर्दी का समय था। इस वजह से मनोज कुमार सिंह ने ऊनी कपड़े पहन रखे थे, उसने एक कोट भी ऊपर से पहन रखा था। और इसी बीच में जब मनोज कुमार सिंह वहाँ से निकलते हैं तो निकल तो वो जाते हैं लेकिन वापस दोबारा अपने घर नहीं आते हैं और मनोज कुमार सिंह के जो पिताजी हैं वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरा बेटा लखनऊ से अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के बाद वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में वो कुछ लोगों को बैठा करके उनको प्रयागराज छोड़ने जाता है। लेकिन वह छोड़ने के लिए तो निकला है लेकिन वापस नहीं आया है।
पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और इसके बाद मनोज और रवि को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लखनऊ पुलिस लगातार मनोज और रवि को ढूंढ रही थी और उन्होंने लखनऊ से रीवा के बीच में जितने भी रास्ते थे सबको खंगाल डाला था कि कहीं पर तो टाटा सुमो दिख जाए, कहाँ पर वो लोग गए हुए हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके कुछ दिनों के बाद मनोज और रवि की बिल्कुल नग्न अवस्था में बिल्कुल छत विशत लाश मिलती है प्रयागराज के संकलगढ़ के जंगलों से। और उनकी लाश की जो हालत थी उसको देख करके ऐसा रखा था कि उनकी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता की गई है, यानी कि पुलिस वाले भी उनकी बॉडी को देख करके बिल्कुल अचंभित हो गए थे कि इस तरीके से कौन व्यक्ति कर सकता है। अब लखनऊ पुलिस को मनोज और रवि की लाश तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी उनके हाथ बिल्कुल खाली थे कि इनके साथ इतनी बर्बरता के साथ हत्या किसने की है, वो कौन सा व्यक्ति है जो इतना बड़ा निर्दयी हो सकता है, इस तरीके से काम कर सकता है। और पुलिस वालों के हाथ इस केस में बिल्कुल ही खाली थे। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम करने वाला व्यक्ति अपने आप को कितना भी होशियार क्यों ना समझ ले, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, भले ही टाइम लग जाए, और सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। और ऐसा ही होता है इस केस में। ये केस तो हुआ था साल 2000 में, लेकिन इसकी सज़ा उन दोनों को मिली है, यानी कि उनके हत्यारों को मिली है 2025 में आकर के। होता यूँ है, जब इलाहाबाद की पुलिस पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में राजा कुलिंदर से पूछताछ कर रही थी, तो उनको उस समय एक डायरी मिली थी और उस डायरी को पढ़ने के बाद उन्होंने उसका जो फार्म हाउस था प्रयागराज में ही है वो, उसकी जब चेकिंग की तो वहाँ से उनको वह कोर्ट मिला था और उस कोर्ट में जो पर्ची लगी हुई थी वो रायबरेली की थी और इसके साथ साथ वहाँ पर जो टाटा सोमो थी वो भी खड़ी हुई थी। तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये केस हो ना हो उस केस से मिलता जुलता है जिसमें 2 लड़के गायब हुए थे और उनकी टाटा सोमो भी गायब हुई थी। तो इसके बाद पुलिस वाले मनोज और रवि के बारे में एक बार फिर से पूछताछ करते हैं राजा कुलिंदर से और राजा कुलिंदर उनको वो कहानी सुनाता है जिसके बारे में अभी भी उनको कुछ भी नहीं मालूम था। राजा कुलिंदर बताता है कि वो अपनी पत्नी और साले के साथ 4 बजे स्टेशन पर वेट कर रहा था। उसी समय पर मनोज और रवि अपने टाटा सुमो को लेकर के आ जाते हैं। अब इनका तो ये अपराधी प्रवृत्ति के थे ही तीनों, इनका पहले ही से प्लान था कि उनको गाड़ी बुक करना है और फिर ये कांड कर देना है। ये लोग 1500 रुपये में टाटा सुमो बुक कराते हैं और वहां से इलाहाबाद के लिए निकल चलते हैं। रास्ते में ये लोग मनोज और रवि का अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग मनोज और रवि की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद उनका जो शव होता है वो इलाहाबाद के संकलगढ़ के जंगलों में मिलता है और वहीं उनके कपड़े और जो कार थी वो इसके फार्म हाउस में मिलते हैं। और जिसका खुलासा जब होता है जब पुलिस वाले धीरेन्द्र सिंह का जो केस था उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मनोज और रवि के अपहरण और हत्या के मामले को लेकर के ही लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने 23 मई 2025 को एक बार फिर से राजा कुलिंदर और उसके साले वत्सराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और ये सजा सुनने के बाद में उन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे लग रहा था कि उनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। जब पुलिस वाले राजा कुलिंदर से आगे पूछताछ करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये बहुत ही सनकी किस्म का आदमी है और ये लोगों को छोटे छोटे कारणों की वजह से ही मार देता है। राजा कुलिंदर बताता है कि उसने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में साथ काम करने वाले एक व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि वह श्रीवास्तव था और उसको ऐसा लगता था कि जो कायस्थ लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए उसने उस व्यक्ति को मारा। उसको मारने के बाद में उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसका जो सर था बार बार पानी में उबालता था और उसके बाद उसका सूप पीता था और उसके टुकड़े करके भी खाता था, यानी कि उसके जो खोपड़ी थे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसने बहुत दिनों तक खाया था। उसको ऐसा लगता था कि कायस्थ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और इसी वजह से वह उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसके सर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बहुत दिनों तक खाता रहता है। तो इस प्रकार की बुद्धि का व्यक्ति था राजा कुलिंदर उर्फ राम निरंजन, जिसको एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ जो उसका साला है वत्सराज वो भी अब उम्र कैद की सजा जेल में काट रहा है। जब कोर्ट में उसको एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उसने यही कहा कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो निर्दोष है। ये तो राजनीति को लेकर के उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं और इसकी वजह से वह ये सजा भुगत रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों ने यह पूछा कि पत्रकारों की उपस्थिति में और वहां पर सभी लोग उपलब्ध थे, जब तुम्हारे फार्म हाउस से 14 नरमुंड मिले थे तो उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है, तो इस बात पर उसने चुप्पी साध ली थी। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसने गलत तो किया है और उसके ऊपर 14 लोगों के मर्डर का आरोप है और जिसके बारे में उसने अपनी डायरी में लिख रखा था कि कैसे उसने उन लोगों को मारा है और उसके बाद उनके बॉडी के साथ क्या किया है। उसने यह भी बताया कि वह लोगों को मारने के बाद उनका मांस खा जाता था, उनका जो सर होता था उसकी खोपड़े को उबाल करके उसका सूप बना करके पीता था। यानी कि इस तरीके की बुद्धि का इंसान था, इस तरीके की बिल्कुल साइको टाइप की बुद्धि का इंसान था राजा कुलिंदर। राजा कुलिंदर की कहानी को लेकर के एक OTT पर फिल्म भी बनाई गई थी, यानी कि OTT पर एक वेब सीरीज बनाई गई थी
जिसका नाम था इंडिया प्रेडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर। यानी कि राजा कुलंदर की खौफनाक कहानी के ऊपर अब स्टोरी भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक आदमी की सनक की वजह से उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 कर दिए, और उसकी पूरी कहानी को उसने अपनी डायरियों में लिख करके रखा हुआ था। और जब उसको सजा दी गई कोर्ट में, तो उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मालूम था कि उसने पूरी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और जिसकी सज़ा आज उसको मिल रही है। और एक बात और इस केस से क्लियर हो गई कि आदमी कितना भी होशियार क्यों ना समझ ले, यदि वो क्राइम कर रहा है तो उसको उसके क्राइम की सज़ा ज़रूर मिलेगी। भले ही उसको सज़ा मिलने में 20 से 25 साल लग जाएं, लेकिन उसने जो भी क्राइम किया उसको सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।